आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। केंद्र ने पीएफआई के साथ संदिग्धों के नाम, उनके बैंक खातों और पैन नंबर की डिटेल भेजी है और इसके बाद बिहार सरकार के गृह विभाग ने राज्य के सभी डीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। केंद्र ने भेजी संदिग्धों की जानकारी। यूएपीए एक्ट के तहत हो कार्रवाई। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये वो संगठन है जिस पर देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने के अनगिनत आरोप हैं। गृह मंत्रालय ने पीएफआई के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में पीएफआई के खिलाफ केंद्र सरकार पहले ही एक्शन ले चुकी है। पीएफआई को प्रतिबंधित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद पीएफआई की जो गतिविधियां हैं उस पर पूरी रोकथाम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से गंभीर है। गृह मंत्रालय की तरफ से बिहार के मुख्य सचिव को 7 लोगों के नाम, बैंक खाता और पैन नंबर की डिटेल भेजी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से भेजी गई सूची में 1 अररिया, 4 दरभंगा और 1 मुंबई सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। इसमें मुख्य नाम है एहसान परवेज, स्टेट सेक्रेटरी; नूरुद्दीन जंगी, लीगल हेड पीएफआई; महबूब आलम, जिलाध्यक्ष मिथिलांचल। इसमें एक नाम है नूरुद्दीन जंगी, जो लीगल हेड बताया जाता है और लखनऊ से इसकी अरेस्टिंग की थी पटना की एसआईटी की टीम ने। इसके अलावा जो दूसरे नाम हैं उसमें एहसान परवेज और महबूब आलम का नाम है। तो ये भी पद पर, जो पीएफआई का ऑर्गेनाइजेशन था उसमें ये पद पर थे। स्टेट सेक्रेटरी था एहसान परवेज, जबकि महबूब आलम जो है वह मिथिलांचल यूबी सीतामढ़ी का था, ये जिलाध्यक्ष था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भेजी गई जानकारी के आधार पर राज्य के गृह विभाग ने राज्य के सभी डीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों को पीएफआई के अन्य सहयोगी संगठनों पर भी ठोस सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा दिवस के मौके पर कहा कि बिहार में जल्द शिक्षकों की बहाली होगी और इस मौके पर नीतीश कुमार ने शिक्षकों को चेतावनी दी। नीतीश ने कहा कि जो नहीं पढ़ाएंगे वो निकाल दिए जाएंगे, लेकिन जो पढ़ाएगा उसका वेतन बढ़ाया जाएगा। शिक्षा दिवस पर नीतीश की नसीहत। लड़के लड़कियों को खूब प्रेम से पढ़ाइए, नहीं पढ़ाएंगे तो निकाल दिए जाएंगे। इतना देख लीजिए, जो अगर नहीं स्कूल में पढ़ाते हैं निकलवा दीजिए उनको। जो शिक्षक पढ़ाएंगे उनका वेतन भी बढ़ाएंगे। और जब अगर पढ़ा देंगे तो उनको और ज्यादा दीजिए पैसा। शिक्षा दिवस का मौका था। पटना का श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल शिक्षकों और छात्रों से खचाखच भरा हुआ था। पूरा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल तब तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब सीएम नीतीश कुमार ने ये कहा कि बिहार में जल्द शिक्षकों की बहाली होगी। अब शिक्षक का तो हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब आजकल हम कहीं भी जाते हैं तो याद रखिएगा आप लोग, कल भी हम कहीं गए तो कुछ लोग खड़े थे कि जल्दी बहाली होना चाहिए, तो हमने कहा कि अरे जल्दी बहाली होगा, चिंता मत करो। तब आप लोग भी देख लीजिए कि जल्दी से जल्दी और शिक्षकों की बहाली हो जाए और ज्यादा जितने भी स्कूल और बनाने हैं, अब उसके लिए तो हम लोगों ने कर ही दिया ना भाई कि सबको पढ़ाएंगे। शिक्षा दिवस के मौके पर सीएम नीतीश ने बिहार के सरकारी शिक्षकों को चेतावनी भी दी। सीएम ने कहा कि अगर नहीं पढ़ाएंगे तो निकाल दिए जाएंगे, लेकिन जो शिक्षक अच्छे से पढ़ाएंगे उनका हम वेतन भी बढ़ाएंगे। दिया है मंत्री जी को भी, इनको भी हमने कह दिया कि जरा देख लीजिए, जो अगर नहीं स्कूल में पढ़ाते हैं निकलवा दीजिए उनको, छोड़िए नहीं। और जब अगर पढ़ा देंगे तो उनको और ज्यादा दीजिए पैसा, ताकि खूब बढ़िया। शिक्षा दिवस के अवसर पर जहां मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को पढ़ाने की नसीहत दी, तो मुख्यमंत्री ने बैगलेस सिस्टम की शुरुआत कर बच्चों को बड़ी सौगात भी दी है। अब हर शनिवार को बच्चे बिना बैग के स्कूल जा सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल पर चिंता जताई है। उन्होंने शिक्षकों से स्कूल में छात्रों को पढ़ाने की अपील की। सीएम ने कहा कि जब शिक्षक और छात्र आमने सामने बैठेंगे तभी अच्छे से पढ़ाई होगी। सीएम ने कहा कि सिर्फ मोबाइल देखने से काम नहीं चलेगा। इसमें कोई शक नहीं है,
लेकिन हमारी यही इच्छा है कि हमारे समाज का विकास हो और उसके लिए जरूरी है कि शिक्षा के क्षेत्र में लोग पढ़ें। और यहाँ पर के सब प्रोफेसर लोग हैं, टीचर लोग भी हैं, हम उनसे आग्रह यही करेंगे कि भाई बच्चे बच्चियों को ठीक से पढ़ाइए। आप लोगों का तनख्वाह भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन लड़का लड़की को पढ़ाइए। अब आजकल तो सब काम हो गया है, नई टेक्नोलॉजी पर चला गया है। आज भी सब दिखला रहे थे नई टेक्नोलॉजी का ये सब चीज करा दिए, ये सब तो करिए, लेकिन स्कूल में सबको जाना चाहिए और स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ये खाली कागज पर और मोबाइल पर दे देने का मतलब नहीं है। जब तक आमने सामने पढ़ेगा नहीं, हम लोग तो पढ़वे न किए हैं जी, और तभी तक न यहां पर आए हैं। अब आप बताइए, अब खाली मोबाइले पर सब चीज जानेगा। यही 2 साल से जो हो गया था कोरोना, बहुत ज्यादा मोबाइल बढ़ गया, सब मोबाइल में देखने रहता है। अरे मोबाइल देखो कोई मतलब नहीं, लेकिन आपस में बातचीत करना, पढ़ना लिखना यह भी जरूरी है। अभी हमारे जितने नेता लोग बैठे हुए हैं सब मोबाइले में रखते हैं, और हम पहले जब हम एमपी थे और केंद्र में मंत्री थे तब मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, और जब हम देखे कि लोग अब उसी में फंस गया है, हम तो मोबाइल छोड़ दिए। हम के भाई जब तक लोग खाली काम करिएगा, फिर इसके अलावे भी और चीज होना चाहिए। शिक्षकों को काम करने के सीएम नीतीश के बयान पर अलग अलग दलों के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। किसी भी व्यक्ति को अपना काम करना ही चाहिए, और खास करके सरकारी व्यवस्था में तो आपको अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जनता के पैसों से आपके उस काम के एवज में आपको तनख्वाह देती है। इसलिए भारत के भविष्य को बनाने के लिए, बिहार के भविष्य को बनाने के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था का होना आवश्यक है, और शिक्षकों को भी अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व को समझना चाहिए, और उसी उत्तरदायित्व का बोध कराने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बातें कही है। नहीं आते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कहा है कि वैसे शिक्षकों को निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि किसी को भी बच्चे के भविष्य से उनको जो शिक्षा दिया जाता है उसे खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को ना है और ना दिया जाएगा। और जब आप इन शिक्षकों की बहाली कर रहे थे, आप ही ने इन शिक्षकों की बहाली की थी, उस समय भी यह बात आई थी कि जो भी नियोजित शिक्षकों को आप बहाल कर रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। जो भी शिक्षकों को आपने बहाल किया था उनको लिखना पढ़ना तक नहीं आता था। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बिहार में भी उनकी कोशिश से आईआईटी की स्थापना हुई, साथ ही बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज को भी उनके प्रयास से ही एनआईटी का दर्जा मिला। सीएम ने कहा कि उनका मकसद बिहार का विशेष करना है और इसके लिए वे लगातार कोशिश करते रहते हैं। साहब, हमने कहा था कि बिहार में भी आईआईटी बनना चाहिए, तो वो भी अर्जुन सिंह जी को जो हमने कहा था वही इसको स्वीकार किए थे, और मेरे कहने पर अब बिहार में भी आईआईटी बना। अब 500 एकड़ जमीन दी, सोच लीजिए आईआईटी भी बना। एनआईटी तो बनवाइए किए थे, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो बहुत पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो उस समय तो हम केंद्र में मंत्री थे, श्रद्धेय अटल जी को भी हमने कहा था, और सब लोगों का उस समय जो कुछ भी था, और उस समय जो हम मंत्री थे मुरली मनोहर जोशी जी, हम कभी भूल नहीं सकते हैं। माननीय मुरली मनोहर जोशी जी को भी हमने कहा कि अरे भाई हम वही न पढ़े हैं, उसको नहीं बनाइएगा। बाकी देश में बना था कई जगह, विशेष तौर पर उसके लिए अलग से कैबिनेट भी आया केंद्र में, स्वर्गीय अटल जी ने भी इसको स्वीकार किया और एनआईटी भी बना। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रदेश चुनाव समिति की बैठक को लेकर कहा कि यह बैठक वर्चुअल हुई थी क्योंकि वे देश से बाहर थे। उन्होंने कहा कि बैठक में कुढ़नी उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के साथ कई नेता थे। मैं कॉप में गया हुआ था बाहर, इसलिए जो हमारी चुनाव समिति की बैठक हुई थी वह वर्चुअल हुई थी, और उसी बैठक में जो निष्कर्ष निकला था उस निष्कर्ष को एक छोटे से ग्रुप में विस्तृत चर्चा हुई कि हमारे किन नामों की अनुशंसा हमें केंद्र को भेजनी चाहिए। इसी पर माननीय विनोद तावड़े जी के साथ कुछ प्रमुख नेताओं की चर्चा हुई।
शराबबंदी पर कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी दास ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस विधायक ने शराब की दुकानों को खोले जाने की वकालत की। प्रतिमा कुमारी दास ने माफिया और पुलिस की मिलीभगत से धंधा चलाए जाने की बात कही और साथ ही सरकार से शराबबंदी पर विचार करने को कहा। शराबबंदी पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान पर बोलते हुए प्रतिमा दास ने सोच समझकर बोलने की बात कही। देखिए, एक वो दलितों के सर्वमान्य नेता हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस तरह का बयानबाजी से उनको बचना चाहिए। सरकार से कहिए कि शराब खुलवाइए, बिहार में रेवेन्यू भी आएगा और वैसे हमारे वंचित समाज के लोग जो गलती से शराब पी लेते हैं उनको सज़ा होती है, तो उससे भी वो बचे। कहाँ कहाँ आप रोक लगाइएगा। माफिया हर जगह सक्रिय है। कुछ पुलिस वाले भी हैं जो माफियाओं से मिले हुए हैं, अच्छे पुलिस वाले भी हैं जो उस पर रोक लगा रहे हैं, लेकिन शराबबंदी के बाद लगभग कितने लोगों की जान चली गई और रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट हमको नहीं लगता है कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है। कांग्रेस विधायक के बयान के बाद बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि बिहार में सिर्फ नाम के लिए शराबबंदी है। वहीं जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार को राजस्व की नहीं बल्कि समाज की चिंता है। प्रतिमा दास ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। चूंकि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बिहार सरकार कोई काम नहीं कर रही है और शराबबंदी एक ढकोसला करा दिए हैं नीतीश कुमार जी, जो उपेंद्र कुशवाहा ने भी बोला और प्रतिमा दास ने भी आज वही चीज को उन्होंने कहने का तरीका बदल दिया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी एक अभूतपूर्व कदम साबित हुआ है। नीतीश कुमार जी ने कभी रेवेन्यू की चिंता नहीं की बल्कि समाज की चिंता की है। हाँ, कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं लेकिन उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित होती है। इसका यह मतलब नहीं है कि शराबबंदी कानून के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। सभी दलों ने मिलकर समर्थन दिया था, तब जाकर यह कानून लागू हुआ था। कुछ लोग डीजीपी को फर्जी कॉल कर अपने लिए पैरवी करवाने वाले गया कि तत्कालीन एसएसपी और पूर्व निलंबित आईपीएस पदाधिकारी आदित्य कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय की पहल पर आर्थिक अपराध इकाई ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। भागता अपराधी और पीछा करती पुलिस की कहानी बहुत पुरानी हो गई। बिहार में आजकल भागता पुलिस अधिकारी और ढूंढती पुलिस की चर्चा काफी जोरों पर है। यह पुलिस वाला कोई सिपाही दारोगा नहीं है बल्कि आईपीएस अधिकारी है। नाम है आदित्य कुमार। गया के तत्कालीन एसएसपी और निलंबित आईपीएस पदाधिकारी आदित्य कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। डीजीपी को फर्जी कॉल कर अपने लिए पैरवी करवाने के मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय की पहल पर आर्थिक अपराध इकाई ने आदित्य कुमार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की कवायद तेज कर दी है। आर्थिक अपराध इकाई ने अपना प्रस्ताव सीआईडी को भेजा है कि आदित्य कुमार की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि ऐसी संभावना है कि वो विदेश भाग सकते हैं। अब सीआईडी इस प्रस्ताव को सीबीआई को भेजेगा, जो इंटरपोल की नोडल एजेंसी है। अब उस पूरे कांड को जान लीजिए जिसकी वजह से निलंबित आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार फरार है। दरअसल गया के शराब कांड को खत्म कराने के लिए आदित्य कुमार ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल के नाम पर डीजीपी संजीव कुमार सिंघल को कॉल करवाया था। आदित्य ने यह फोन अपने दोस्त अभिषेक के जरिए कराया था। आदित्य के शागिर्द अभिषेक को गिरफ्तार किया जा चुका है। आदित्य कुमार का मोबाइल नंबर 15 अक्टूबर से ही बंद है। उनका लास्ट लोकेशन पटना में ट्रेस किया गया। उसी दिन ईओयू ने आदित्य कुमार पर केस दर्ज किया था। आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी के बीच पटना हाई कोर्ट में आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। आदित्य कुमार के वकील ने कहा कि आदित्य के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। वो मुकदमा 1.25 महीना पहले यानी कि 10 सितंबर को ही समाप्त हो गया था। तो आप क्या ये विश्वास करेंगे कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई मुकदमा समाप्त हो गया हो, वो फिर उस मुकदमे को समाप्त कराने के लिए और ऐसा कोई काम करेगा? और आईपीएस ऑफिसर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। अब देखना होगा कि एक निलंबित आईपीएस अधिकारी अपनी ही पुलिस से कब तक लुका छिपी का खेल खेलता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। मिड डे मील अनियमितता मामले में फरार चल रहे मध्य विद्यालय के प्रभारी हेडमास्टर मुकेश कुमार के घर ढोल और नगाड़ों के साथ इश्तिहार चिपकाया गया। इस साल सितंबर में जांच के दौरान मिड डे मील योजना की राशि के गबन का पता चला था। जांच के दौरान स्कूल में किसी तरह के रजिस्टर नहीं मिला। इसके बाद से ही मुकेश कुमार फरार हैं। डीएसपी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकेश कुमार के घर पर इश्तिहार चिपकाया गया है।
नवादा सामूहिक सुसाइड कांड मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी और इस मामले में एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। मृतक केदारनाथ गुप्ता के भाई शंभू गुप्ता के दर्ज बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें आईपीसी की धारा 306 और बिहार मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगाया गया है और इसके तहत अवैध रूप से पैसे सूद पर लगाकर लोगों से वसूलने का भी मामला दर्ज किया गया। आपको बताएं कि केदारनाथ गुप्ता समेत परिवार के 6 सदस्यों ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली थी और मौत से पहले कर्ज चुकाने के लिए कई लोगों पर परिवार को धमकी देने का आरोप लगाया था। और कौन लोग हैं? उठवाइए इनको, उठवाइए। तो मृतक के भाई के बयान पर एक कांड दर्ज किया गया है 306 आईपीसी और बिहार मनी लेंडर्स एक्ट के अंतर्गत। इसमें एक सुसाइड नोट भी हमें मिला है जिसके सभी बिंदुओं को हम देख के जांच कर रहे हैं। अभी तक अनुसंधान के क्रम में एक व्यक्ति जो नामजद अभियुक्त भी हैं केस के, उनको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बाकी लोगों के विरुद्ध हम लोग जांच कर रहे हैं। बेगूसराय में ट्रैकमैन की सूझबूझ से बड़ा रेल हादसा टल गया। ट्रैकमैन को पटरी टूटी होने की सूचना मिली। उसने ट्रैक से गुजरने वाली सहरसा नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस को हरी लाल झंडी दिखाकर दनौली फुलवरिया स्टेशन के पास रोक दिया। ट्रेन रुकते ही रेल यात्रियों में हड़कंप मच गया। ट्रेन करीब 1 घंटे तक लखमीनिया के पास खड़ी रही और ट्रेन जो है सहरसा से खुली थी, नई दिल्ली तक जाने वाली थी। जब दनौली फुलवरिया से पहले लखमीनिया स्टेशन के पास ट्रेन पहुंची तो ट्रैकमैन ने ट्रेन के ड्राइवर को लाल झंडी देकर ट्रेन को रोकने के लिए कहा। मिला था पटरी टूट गया। पटरी टूट गया। कितना देर तक खड़ा रहा था ये ट्रेन? 1 घंटा। पटरी टूट गया था, ठीक हो गया क्या? हाँ, ठीक होने के बाद ही लखमीनिया स्टेशन में खड़ी थी। वहाँ पे 9 बजे पहुंची। क्या पता चला था आपको, क्यों खड़ी थी वहाँ पे? ये पता चला था कि लाखों में ट्रेन की पटरी टूट गई है तो इस वजह से खड़ी है। अच्छा, काफी देर तक वहाँ पे रहा ना? कोई दुर्घटना भी हुआ था? आरा में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना आरा पटना एनएच पर नगर थाने के धनुपुरा के पास की है। पुलिस ने के मुताबिक मृतक जमीन खरीद बिक्री का कारोबार करता था। फिलहाल पुलिस मृतक के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी है। लोग जो है अपनी टीम बना के अपनी सीसीटीवी वगैरह और आगे का जो कहानी है, क्या बात है, उसमें लग गए हैं। इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो गया हमारा और इनके पिताजी से भी बात हुई है। ये थोड़े से अभी शॉक में है तो अभी बोले कि कुछ देर बाद आपको सर कुछ बात बताएंगे। तो अभी कुछ बात आएंगी तो उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चलेगा और रिकॉर्डिंग। ये क्या करते हैं सर? प्राथमिकता जो रहेगा वो जल्दी से जल्दी जो अपराधी हैं या कुछ भी है तो उसको हम लोग अरेस्ट करेंगे। दरभंगा जिले में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। हालात ये हैं कि अगर कहीं भी खाद मिलने की सूचना किसानों को मिलती है, वहां लंबी कतार दिखाई देती है। दहलिया सराय में खाद की दुकान पर खाद के लिए किसानों की लंबी कतार दिखाई दी। हालांकि अच्छी बात रही कि घंटों कतार में इंतजार करने के बाद आखिरकार किसानों को सरकार के तय मूल्य पर ही आधार कार्ड पर खाद दिए जा रहे हैं। यह खेत तैयार हो गया है। खेत तैयार होने के बाद भी हम लोग खाद के लिए दुआ रहे हैं, भटक रहे हैं खाद के लिए, सुनना। और हम लोग को खाद मिल नहीं रही। कितनी दिक्कत हो रही है खाद के बगैर? बहुत दिक्कत हो रहा है। मैं आलू रोपाया, में तोरी बाग हुआ, में सरसों बाग हुआ, में कुछ नहीं बाग हुआ है। यहाँ पे जो खाद मिल रहा है, क्या कुछ कागजात देखा जा रहा है, किस तरह से मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। आधार कार्ड पर सीधे लाइन में खड़ा है और कुछ नहीं। सर बहादुरपुर प्रखंड को दिया जा रहा है, आधार कार्ड पे दिया जा रहा है, सरकारी मूल्य पे दिया जा रहा है। कितने लोगों को आज दिया जाएगा खाद? सर समय सीमा है 4-5 बजे तक, अपना जब तक हो जाए। अभी तक कितने लोगों को खाद दिया जाए? अभी तक सर आपको 7-8 आदमी को दे चुके हैं हम लोग। कितना रेट पे खाद मिल रहा है? 1350 में सरकारी तय मूल्य पे दिया जाता है। कितना रेट का है? लखीसराय से अगली खबर, जहां सुखाड़ के साथ किसान अब बीज के लिए परेशान हैं। बड़ी संख्या में किसान प्रखंड कृषि कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। 24,000 से ज्यादा किसानों ने बीज के लिए आवेदन दिया है, जिनमें से सिर्फ 1,650 किसानों को बीज मिला। हम लोग सर कल घूर के चल गए, फिर परसों ना तो बोला कि कल घूर के चल गए सर, तो फिर हम आ जाए ले जान के बोला कि सुबह आ जाना तो जल्दी हो जाएगा सर, तो फिर हम आज 6 बजे से आके बैठा ले सर। 3 दिन से हम लोग आवेदन दे रखे हैं,
आवेदन देखिए उधर पीछे खिड़की से देता है। चना सब भरा था कल, आज आए तो एक भी चना यहाँ पे नहीं जना रहा। कैसे आप लोग बुआई कीजिएगा? हम लोग का खेत पटवन हो चुका है, बुआई करने का टाइम भी दे दिया है कि आप लोग आइए और चना ले जाइए। यहाँ कोई भी चना नहीं मिल रहा है। तो काफी परेशानी है। पूरा परेशानी है सर। देखिए औरत बानी सब पड़ा हुआ, भूखा प्यासा पड़ा हुआ है सर। बेगूसराय में शराबबंदी की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई, जिसमें शराब के नशे में एक युवक जहां हंगामा कर रहा है, वहीं पुलिस वालों के साथ मारपीट भी उसने की। हालांकि इस दौरान युवक भी पूरी तरह से घायल दिख रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर पुलिस की पिटाई से युवक घायल हुआ या फिर शराब के सेवन की वजह से गिरने से। मामला नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया मोहल्ले की है। तस्वीरों में दिख रहा युवक नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया का रहने वाला है। अशोक कुमार उसका नाम बताया जा रहा है और बताया यह जा रहा है कि नगर थाने की पुलिस ने सड़क किनारे शराब के नशे में इस युवक को हिरासत में लिया था और जैसे उसे नगर थाना लाया गया, युवक ने हंगामा करना शुरू कर दिया और पुलिस वालों के साथ गाली गलौज के साथ मारपीट भी की है। फिलहाल प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुट गई है। थाना से लेकर आए, कपार फुटल था, यह इलाज कराने। शराब का नशा में है? हाँ, शराब का नशा। आपके साथ मारपीट भी किया था? हाँ, मारपीट। गोपालगंज में जमीन की रजिस्ट्री कराने निकले एक युवक की हत्या कर दी गई। सड़क किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। घटना गोपालपुर थाने के राजापुर गांव की है। मृतक युवक की पहचान 24 साल के राजू चौहान के रूप में की गई। घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। वहीं परिजनों ने गांव के ही योगेंद्र राम पर जमीन का पैसा लेकर हत्या करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। भाई रहुआन जोगिंदर राम बोला चले के गौवन, हमारा भाई 3 लाख रुपया लेके गौआ राजापुर के ठीक है, उन्हें मार के जीत वाला राहुल जोगिंदर राम। आगे देखिए जोहार झारखंड।